Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Raman Dhiman. So without wasting any time, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 8 एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में हम चार टॉपिक्स को कवर करेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट का क्या है कॉन्सेप्ट, शॉर्ट नोट पढ़ेंगे और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपको आगे भी काम आएगा। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है हु इज़ वर्कर। वर्कर कौन होते हैं जी। चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। अ वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज एंगेज्ड इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटी। वर्कर बंदे होते हैं जो प्रोडक्शन एक्टिविटी के साथ जुड़े होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप मेरे को पूछो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या होती है सर, प्रोडक्शन एक्टिविटी देखो बच्चों, प्रोडक्शन एक्टिविटी को एक थ्योरेटिकल फॉर्म से पढ़ने से पहले हम एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल पढ़ लेते हैं। क्या होता है कि अगर आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा कि एक बिजनेस में 3 सेक्टर होते हैं, टॉप, मिडल, लोअर। ठीक है जी। प्रोडक्ट किस सेक्टर में बनता है जी? लोअर सेक्टर में बनता है ना। तो लोअर सेक्टर में प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट कौन बनाते हैं? बंदे बनाते हैं जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए होते हैं। आई थिंक आपको प्रोडक्शन एक्टिविटी समझ आ गया होगा। प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है? रेफर्स टू वर्क दैट इज डन इन ऑर्डर टू गेट अ प्रोडक्ट। प्रोडक्शन एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है कि कुछ इंडिविजुअल्स इकट्ठे मिलकर काम करते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है जी, उसको कहते हैं हम प्रोडक्शन एक्टिविटी। ठीक है, सिंपल वर्ड्स, आसान से शब्दों में पढ़ते हैं। सिंपल वर्ड्स, अ वर्कर इंगेज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, वो बंदे जो प्रोडक्शन एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए होते हैं एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो बंदे प्रोडक्शन एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए होते हैं और नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है जी। लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ वर्कर्स। देयर आर 4 मेजर टाइप्स दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड, हायर्ड वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स एंड रेगुलर वर्कर्स। ठीक है, चलो फिर शुरुआत करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर के बारे में। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स कौन होते हैं? हु वर्क देयर ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। जो बंदे अपने बिजनेस को चलाते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपना एक काम सेट करते हैं। ठीक है जी। या प्रोफेशनलिज्म में जाते हैं। प्रोफेशनलिज्म में कौन होंगे? लॉयर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, है ना। आपने देखा होगा अपने एक कॉलोनी में या अपने किसी शहर में एक छोटी सी शॉप होती है डॉक्टर्स की, है ना, क्लिनिक होता है उनका, वो क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, है ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास हायर्ड वर्कर्स। हायर वर्कर्स कौन होते हैं? दीज आर दोज वर्कर्स हु हायर्ड बाय अदर्स। वो बंदे जो किसी के निर्देशों के तले काम कर रहे हो। ठीक है, एंड दे अर्न सैलरी एंड वेजेस फॉर देयर सर्विसेज। हायर्ड वर्कर्स क्या होंगे? ये सैलरी एंड वेजेस अर्न करेंगे जो भी ये सर्विसेज प्रदान करेंगे। और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स ये क्या करते हैं? दे अर्न प्रॉफिट एज देयर रिवार्ड फॉर देयर सर्विसेज। ये अपने आप को कैसे रिवार्ड देते हैं? बिजनेस में से जो इनको प्रॉफिट आता है वही इनका रिवार्ड होता है ना। तो आगे बात करते हैं कैजुअल वर्कर्स एंड रेगुलर वर्कर के बारे में। देखो, कैजुअल वर्कर्स कौन होते हैं? डेली वेजेस होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपका घर बनाने आते हैं, ठीक है, मजदूर वगैरह आते हैं ना जो घर बनाने के लिए, वो डेली वेजेस में आते हैं। ठीक है, और इनकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, इनको कोई पेंशन नहीं मिलती है। गवर्नमेंट इनको बेशक थोड़ी सी सोशल सिक्योरिटी दे देती है, बट वैसे अगर देखा जाए इनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है। और रेगुलर वर्कर कौन होते हैं? जो परमानेंट नेचर होते हैं और इनकी सोशल सिक्योरिटी होती है। ठीक है, हैव सोशल सिक्योरिटी एंड परमानेंट नेचर। लेट्स जंप ऑन अनदर टॉपिक। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक गुजारिश करना चाहूँगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है, चलो फिर शुरुआत करते हैं। डेफिनेशन, जुड़ी सूचना तो हो गई, डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। There are 5 major definitions. The first one is labor supply. Labor supply के बारे में पढ़ लेते हैं। Labor supply measures in terms of man hours of work. देखो, labor supply को हमको कैसे measure करना है? By in terms of man hours of work. For an example, मेरा कोई भाई या मेरी बहन किसी ऑफिस में लग गया। अरे वाह यार, आप ऑफिस में लग गए, बताया भी नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। लेबर सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं। कोई बंदा काम में लग गया। यू मे एबल टू वर्क 10 आवर्स अ डे।
आप किसी ऑफिस में जाते हो, वहाँ पर आप अपने पूरे दिन के 10 घंटे व्यतीत करते हो, ठीक है, बट 10 घंटों में से आप सिर्फ और सिर्फ 6 आवर्स ही काम करते हो, तो आपके यूटिलिटी आवर्स कितने हुए? 6 आवर्स हुए। आप बेशक 10 घंटे जा रहे हो ऑफिस में, बट 6 घंटे काम कर रहे हो वहाँ पर, बाकी टाइम आप खा रहे हो, पी रहे हो, बातें कर रहे हो, वो भी ज़रूरी है एंटरटेन करने के लिए। 10 घंटे की 10 घंटे काम भी नहीं करा जाता है ना। 10 घंटे अगर आप ऑफिस में रहते हो, 6 घंटे आप काम करते हो, तो आपकी यूटिलिटी आवर्स कितने हुए? 6 आवर्स हुए। तो मैन आवर क्या होगा आपका? 6 घंटे होगा, और लेबर सप्लाई भी कितनी होगी आपकी? 6 घंटे होगी, बिकॉज आप काम ही 6 घंटे कर रहे हो, है ना। तो लेट्स टॉक अबाउट अनदर डेफिनेशन, दैट इज लेबर फोर्स रेफर्स टू नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क। वो बंदे जो ऑलरेडी फील्ड में है और अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं। लेबर फोर्स क्या है? जो ऑलरेडी इन फील्ड में है और अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू वेज रेट, ये वेज रेट में नहीं आते हैं। वेज रेट में सिर्फ और सिर्फ दिहाड़ी वाले बंदे, कैजुअल वर्कर्स आते हैं। लेबर फोर्स में वेज रेट नहीं होता है। ये बंदे वो बंदे होते हैं जो अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं और ऑलरेडी इन फील्ड में है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास वर्क फोर्स रेफर्स टू नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर एक्चुअली वर्किंग। वो बंदे जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इन फील्ड में है। वर्क फोर्स क्या है? हु आर एक्चुअली वर्किंग, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी है हमारे पास। लेबर फोर्स में से हमको माइनस करना है हु आर नॉट वर्किंग, जो अभी तक काम नहीं कर रहे हैं बट विलिंग टू वर्क, इन फ्यूचर वो काम करेंगे या उनकी इच्छा है काम करने की, ठीक है। लेबर फोर्स में से हमको माइनस करना है हु आर नॉट वर्किंग बट विलिंग टू वर्क। लेट्स जंप ऑन अनदर डेफिनेशन, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। सी, अनएम्प्लॉयमेंट आज के टाइम पे बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, सबने सुना होगा कहीं ना कहीं। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट अगर मैं किसी को पूछूं तो क्या कहेगा जी? अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार, निकम्मा, ऐसा ही बोलोगे आप, है ना। बट अनएम्प्लॉयमेंट का जेन्युइनली मतलब ये नहीं होता है। अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली बेरोजगार होता है। हम किसी को बेरोजगार कहते हैं, बट आज के टाइम पे हम अनएम्प्लॉयड बंदों को ऐसा देख लेते हैं जी कि जैसे आँख में कोई कंकड़ डाल दिया हो हमने, हमारी आँख में, है ना, किसी ने। तो अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली होता कौन है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। इंडिविजुअल्स हु आर एम्प्लॉयेबल, वो इंडिविजुअल, वो बंदा जो काम के लायक है बट दे एक्टिवली सीकिंग अ जॉब, वो जॉब ढूंढ भी रहा है बट आर अनेबल टू फाइंड अ जॉब, बट किसी कारणवश उसको कोई जॉब नहीं मिल रही। क्या पता वो जो जॉब ढूंढ रहा हो वो उसको जॉब ना मिल रही हो, है ना, बट दे आर एक्टिवली सीकिंग एंड बट आर अनेबल टू फाइंड अ जॉब। बट वो जॉब ढूंढ रहा है बट उसको अपनी मनपसंद वाली जॉब नहीं मिल रही। इसका फॉर्मूला भी है नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड, कितने बंदे जो अभी तक काम नहीं कर रहे, उसको डिवाइड करना है साइज ऑफ लेबर फोर्स, मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। हमारा क्या निकल जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट निकल जाएगा। अगला जो हमारा लास्ट डेफिनेशन है वो है पार्टिसिपेशन रेट। पार्टिसिपेशन रेट क्या है? रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट इज एक्टिवली एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। सी, इस थ्योरेटिकल पोर्शन को समझने से पहले आप एक एग्जांपल को समझो। फॉर एन एग्जांपल, मेरा कोई भाई या मेरी बहन गवर्नमेंट सेक्टर में चला गया, और वो गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे चला गया कि किस सेक्टर में चला गया, सॉरी, वो चला गया कि आपको देखना है कि देश में कितनी यूथ है जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है और अनएम्प्लॉयमेंट है। आपको इस सेक्टर को देखना है, ठीक है जी। चंडीगढ़ का उनको सर्वे करने के लिए दे दिया। चंडीगढ़ का सर्वे कर लेते हैं। चंडीगढ़ में उसने देखा कि 10 लाख बंदा बैठा है जी, यूथ बैठी है 10 लाख, जिसको अभी तक काम नहीं मिला। उसमें से 10 लाख यूथ है टोटल, उसमें से 5 लाख यूथ जो सर्च कर रही है गवर्नमेंट एग्जाम में, और 5 लाख यूथ अपने अदर इंटरेस्ट को फॉलो अप कर रहा है, ठीक है। चलो, उसने गवर्नमेंट सेक्टर को अपनी तरफ लिया, उसने कहा कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर का सर्वे करता हूँ, बाकी उसने अपने कुलीग्स को दे दिया। तो 10 लाख यूथ है, उसमें से 5 लाख यूथ काम जो गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहता है। तो वही बात है, पार्टिसिपेशन रेट क्या है कि कितना टोटल है, उसमें से कुछ हिस्सा किस किस सेक्टर में जा रहा है, ठीक है। रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, पूरा पॉपुलेशन को देखना, उसमें से एनालाइज करना जो एक प्रोडक्शन प्रोसेस में जुड़ा हुआ है या वर्क इन प्रोग्रेस है। मतलब कौन बंदे हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहते हैं, ठीक है जी। 10 लाख है, उसमें से 5 लाख गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहते हैं। दे आर इन प्रोसेस, दे आर इन पार्ट ऑफ देयर वर्क इन प्रोग्रेस। लेट्स टॉक अबाउट देयर फॉर्मूला
टोटल वर्क फोर्स डिवाइड करना है टोटल पार्टिसिपेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, लेट्स जैसा कि मैंने आपको कहा था जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपको इस चैप्टर में और अपनी डेली लाइफ में बहुत, आई थिंक आपके माइंड में भी आया होगा या आपने कहीं सुना होगा कि वाई डू पीपल वर्क, हमें काम क्यों करना है भाई, एंड वाई शुड दे स्टडी अबाउट दैट, उनको स्टडी क्यों करनी है, हम भी स्टडी क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हमको स्टडी क्यों करना है। लेट्स टॉक इन डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस पढ़ते हैं इसके बारे में। वाई डू पीपल वर्क, इसके दो फैक्टर्स हैं। देखो, पीपल वर्क टू अर्न लिविंग, आपको रोटी कपड़ा मकान के लिए पढ़ना तो पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, है ना। पीपल वर्क टू अर्न लिविंग एंड फॉर सेल्फ स्टीम, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको अपनी आत्मशक्ति, आत्मनिर्भरता बढ़ानी होती है ना, एंड सेल्फ वर्थ, अपने पैरों पर भी खड़ा होना होता है उनको। फैक्टर 2 है कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड जीडीपी। देखो, आप इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो तो जीडीपी वाला जो पॉइंट है ना आपके साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है, आप कहीं भी जाओ इकोनॉमिक्स में आपका जीडीपी साथ साथ आपका हाथ वैसे ही पकड़ता रहेगा। ठीक है जी। फर्स्ट है हमारे पास पीपल वर्क टू अर्न लिविंग एंड फॉर सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ वर्थ और कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई शुड बी स्टडी अबाउट दैट, हमको इसके बारे में स्टडी क्यों करना है। फॉर अवेयरनेस, देखो आप सभी ने कॉमर्स फील्ड चुनी है ना, आप कॉमर्स फील्ड में हो तो आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, आपको या इस लाइन में जाना होगा, आपको सीए करनी होगी, सीएस करनी होगी, आपको इसके बारे में और रिसर्च करनी होगी, तो आपने इस कॉमर्स रखा है। फॉर अवेयरनेस, अवेयरनेस के लिए आपने, फॉर अवेयरनेस के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, जागरूकता रखनी पड़ेगी, है ना। फॉर मैन पावर प्लानिंग, हमको प्लान करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास इतने यूथ हैं हम उसको किस किस सेक्टर में जॉब दे सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हमको ये देखना होगा कि हमारे पास जो यूथ है वो कितनी काम कर रही है, कितनी वेली बैठी है, जो अपनी इच्छा से काम करना चाहती है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई जॉब करना चाहता है, किस तरह का काम करना चाहता है कोई, मतलब हमको अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प प्रोवाइड करता है। फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर, हमको फ्यूचर में रिक्वायरमेंट देखनी होगी कि हमको अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है जी, हमको अपने देश में कुछ नया करना है, क्योंकि जो बंदे बैठा है, एम्प्लॉय बैठा है, यूथ बैठी है, क्या पता वो देश से कुछ मांग रही हो, देश से कुछ नया मांग रही हो, है ना। सो डिपेंड अपॉन देयर इंटरेस्ट एंड डिपेंड अपॉन देयर वर्किंग स्किल्स। तो ये हमको कैसे पता लगेगा, हमको स्टडी करके पता लगेगा। दैट इज एम्प्लॉयमेंट की स्टडी जो हमने आज की है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे को टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, आप मेरे को ट्विटर में भी बात कर सकते हो, जहां मर्जी दिल करे आपका वहां पर आ सकते हो आप। एंड एक जरूरी सूचना है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छी लगती हैं मेरी वीडियोज़, और शेयर कीजिएगा बच्चों तो, ताकि उनको कंसेप्ट बेस्ड लेक्चर मिल सके। थैंक यू सो मच एंड अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स।